नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि 3 स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाए गए थे और इस उपभोक्ता संरक्षण परिषद का मुख्य जो काम है, चाहे वो जिला स्तर का हो, राज्य स्तर का हो या राष्ट्रीय स्तर का हो, तीनों तरीके के जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद थे, इनका मुख्य काम क्या था? मुख्य काम था कि ये सलाह देंगे। अगर राज्य स्तर पर है तो राज्य के अंदर आने वाली जो दिक्कतें हैं उपभोक्ताओं को, या फिर इस अधिनियम के अंतर्गत उनको जो अधिकार प्राप्त हैं, अधिकार दिए गए हैं, यदि उन अधिकारों को अच्छी तरीके से गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर पा रही है, अच्छी तरीके से लागू नहीं कर पा रही है, तब की स्थिति में उनको किस तरीके से अधिनियम के में किस प्रकार से नियम बनाए जाएं कि वह अच्छी तरीके से लागू हो, इन सब के विषय में, यानी उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण हो, प्रोटेक्शन हो, संवर्धन हो, यानी अच्छा कर पाए उपभोक्ता हित के विषय में सरकारें, इस विषय में उसको क्या काम था? सलाह देने का काम। तो अध्याय 2 के अंतर्गत हम जो 3 प्रकार के परिषद देखते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो जिसको केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद कहा गया, या राज्य स्तर का हो, या फिर कहें कि जिला स्तर का हो, तीनों का काम क्या है? सलाह देना। अब एक केस सोच करके देखिए, कहानी छोटी सी आपको मैं सुनाता हूं, उस कहानी से चीजें और भी आपको क्लियर हो जाएंगी। मान लेते हैं कंपनी आती है, कोई साबुन की कंपनी है, उस कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है। मैं अभी उदाहरण के लिए लिख लेता हूं, नेहा ब्रांड की साबुन की कोई कंपनी आती है, और नेहा ब्रांड की साबुन की कंपनी का कहना है कि हम एक ऐसा साबुन बनाते हैं जिस साबुन को अगर आप लगाते हैं तो आपकी त्वचा एकदम खिल उठेगी। तो लड़कियां क्या करेंगी? वही साबुन खरीदेंगी, लड़के भी वही साबुन खरीदेंगे कि भाई स्मार्ट हो जाएंगे, क्या पता बात बन जाए। अब वो इस प्रकार से साबुन के विषय में वो क्या कर रही है? प्रचार कर रही है कि ये साबुन उन्हें गोरा कर सकता है या फिर स्मार्ट बना सकता है, ऐसा वो प्रचार कर रही है। अब एक लड़की थी जिसने वो साबुन खरीदा। जब साबुन खरीदा, साबुन का उपयोग किया, तो उसने पाया कि 3 महीने उसने साबुन लगाया, और 3 महीने साबुन लगाने के बाद उसको ऐसा लगा कि उसकी त्वचा तो पहले से और बेकार होती जा रही है, काली होती जा रही है। अब उस लड़की के पास, मान लेता हूं उस लड़की का नाम सोनम है, जिसने इस साबुन का उपयोग किया, और सोनम की त्वचा जो है खराब हो गई पहले से ज्यादा। तो अब इस सोनम के पास क्या रेमेडी उपलब्ध है, उसको क्या उपचार है उसके लिए? तो वो सोनम क्या करेगी कि उपभोक्ता हितों का, उसका हानि हुआ है, उपभोक्ता का हित छीना गया है, उसको गलत तरीके से प्रचार करके चीज को बेचा गया और उसके शरीर के लिए हार्मफुल रहा, उसके शरीर के लिए नुकसानदायक रहा, तो वो फिर उसके विषय में नेहा कुछ कदम उठा सकती है, और इस कदम के अंतर्गत वो जो उपभोक्ता से संबंधित जो भी कोर्ट बने होंगे, उन उपभोक्ता से संबंधित कोर्ट में जाएगी, जिसको सामान्य तौर पर आप उपभोक्ता फोरम के नाम से भी जानते हैं। इसके विषय में पढ़ेंगे। कोर्ट में जाएगी, कोर्ट ने निर्णय किया कि ठीक है, ये जो नेहा ब्रांड का साबुन था, इस नेहा ब्रांड के साबुन ने सोनम को क्या है, नुकसान पहुंचाया है। तो अब उपभोक्ता कोर्ट ने आदेश कर दिया कि सोनम को इसके एवज में 25,000 रुपए का हर्जाना दिया जाना चाहिए, और सोनम को 25,000 रुपए का हर्जाना मिल गया। लेकिन ये नेहा ब्रांड की साबुन जो है वो चल रही है। सोनम एक ऐसी लड़की थी जो गई और उसको हर्जाना मिल गया। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस साबुन का उपयोग करेंगे, क्योंकि
इसका दावा है इस साबुन का कि हम गोरा कर सकते हैं, स्मार्ट बना सकते हैं, उसके प्रचार में ऐसी बात कही जा रही है, तो बहुत सारे लोग उसका उपयोग करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन क्या सभी के सभी लोग सोनम जैसे जागरूक हैं जो कोर्ट जाते हैं? आपके साथ भी कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि आप डिटर्जेंट पाउडर ले लिए, वो बेचने वचने वाले आते हैं कि 100 रुपए में 4 किलो 5 किलो डिटर्जेंट पाउडर, फिर वहां पे तो पूरा अच्छा झाग दिया, कपड़ा भी साफ किया जहां करके दिखाता है लेकिन जब आप घर लेके गए तो काम ही नहीं कर रहे। एक तरीके से आपको जो दावा किया गया था वो तो आपको मिला नहीं। तो आप में से कितने लोग कोर्ट जाते? बहुत कम लोग कोर्ट जाते। लेकिन आप एक चीज को देखिए कि नेहा ब्रांड का जो साबुन है, इस नेहा ब्रांड के साबुन को उपयोग करने वाले जो उपभोक्ता हैं, इन उपभोक्ता का एक वर्ग बन गया ना, एक वर्ग बन गया, उपभोक्ता का एक वर्ग बन गया। मतलब उपभोक्ताओं का वर्ग मतलब उपभोक्ता का एक समूह बन गया जो इस नेहा ब्रांड के साबुन का उपयोग करते हैं। जब ये समूह बन गया और इसमें से कोई इक्का दुक्का लोग ही जा रहे हैं बस कोर्ट में, और बाकी लोग तो ऐसे ही। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो लाया गया, इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य ही है कि किसी भी प्रकार से कोई उपभोक्ता ठगी का शिकार नहीं हो। जो उसको दावा किया जा रहा है, जो उसके साथ वादा किया जा रहा है, वह वादा, उस वादा के अनुसार उसको चीजें मिलनी चाहिए, कोई भी उपभोक्ता ठगी का शिकार ना हो। इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 इन चीजों को कहता है कि भाई किसी भी प्रकार से उपभोक्ताओं की ठगी ना हो, इसके लिए हम नियम बनाएंगे, साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था, ऐसा मैकेनिज्म सेट करेंगे कि उपभोक्ताओं के साथ ठगी ही ना हो। लेकिन यहां पे ये उपभोक्ता का वर्ग, जो उपभोक्ता का वर्ग नेहा ब्रांड साबुन उपयोग कर रहा है, नेहा ब्रांड साबुन, ये नेहा ब्रांड साबुन का उपयोग करने के बाद ये तो आखिर ठगी का शिकार हो ही रहा है। जो उसको वादा किया गया वो उसको नहीं मिल रहा है, और उसमें से बहुत कम लोग ही कोर्ट जा रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो नेहा ब्रांड साबुन ही, ये जो प्रचार कर रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, इस प्रचार पर किसी न किसी प्रकार से नियंत्रण तो लगाना ही चाहिए। अब इस प्रचार कर रहा है, ये प्रचार कौन देखेगा कि सही प्रचार है, गलत प्रचार है? सोनम गई उपभोक्ता कोर्ट में, अपना निर्णय पा गई, अपना प्रतितोष पा गई, अपना हर्जाना पा गई, सोनम खुश है, अलग हो गई। लेकिन ये उपभोक्ता वर्ग तो ठगे ही जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक आवश्यकता महसूस जरूर होगी कि भाई एक ऐसा कोई होना चाहिए संस्था, जो संस्था देखे कि किस प्रकार से उपभोक्ताओं के अधिकारों पर कोई अतिक्रमण तो नहीं हो रहा, अनुचित व्यापार व्यवहार तो नहीं किया जा रहा, या ऐसा कोई विज्ञापन जो कि भ्रामक हो, मिथ्या हो, गलत तरीके से विज्ञापन तो पेश नहीं किया जा रहा। ऐसा चीज को देखने के लिए या ऐसी चीजों को रेगुलेट, विनियमित करने के लिए, विनियमित करने के लिए किसी न किसी संस्था की आवश्यकता है। ऐसा 2019 के अधिनियम, ऐसा 2019 का अधिनियम अपने जो एसेंस है अधिनियम का, जो अधिनियम चाहता है कि भाई कोई उपभोक्ता न ठगा जाए, वैसी स्थिति में उपभोक्ताओं के हितों का अतिक्रमण न हो, अनुचित व्यापार व्यवहार न हो, किसी प्रकार से मिथ्या विज्ञापन ना आए, भ्रामक विज्ञापन ना आए जिसमें उपभोक्ता फंस जाए। तो उसको देखने के लिए कोई एक बॉडी, एक संस्था या किसी को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा, तभी वही तो देखेगा, और उसके पास ये अधिकार भी दिए जाएंगे कि वो उसको रेगुलेट कर सके। क्लियर है? तो कुल मिला के ऐसा एक संस्था बनाया गया इस अधिनियम के अंतर्गत, ताकि
जो सामूहिक रूप से उपभोक्ता वर्ग है, जो उपभोक्ता वर्ग समूह में है, जो कहीं कोर्ट नहीं जा रहा, वो उपभोक्ता वर्ग ठगा ही ना जाए, या कोई उपभोक्ता ठगा जा चुका है तो वह सीधे कोर्ट का रुख न करे। अगर मान लेते हैं बहुत सारे उपभोक्ता तो ऐसे हैं जिनको जानकारी ही नहीं कि मैं कोर्ट जा सकता हूं, अब वो कहां जाएंगे? तो उनके लिए एक सरल व्यवस्था, ताकि उनके अगर उनको कोई कंप्लेन भी करना है कि मान लेते हैं सोनम बहुत जानकार नहीं थी, तो उसी सोनम जहां रहती है उस जिले के आसपास एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहां पर वो जाकर के चीजों को बताए और वो उनका सहयोग करे। ऐसा किसी न किसी व्यक्ति को उपभोक्ता के आसपास चिन्हित करना पड़ेगा। जैसे मैं बिलासपुर से पढ़ा रहा हूं, अब बिलासपुर में मैं ठगा गया हूं, कोई जयपुर से में है वो जयपुर में ठगा गया, कोई अंबिकापुर का है तो अंबिकापुर में ठगा गया। अब एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिस व्यवस्था में अगर अंबिकापुर का व्यक्ति है तो अंबिकापुर के आसपास ही हो, नहीं तो पता चला अंबिकापुर में है और एक ऐसे आदमी को चिन्हित कर दिया गया है जो उसकी वो करेगा, सहयोग करेगा कि वो किस प्रकार से हरजाना आदि ले ले, तो अंबिकापुर का आदमी है लेकिन चिन्हित किया गया है किसी रायपुर के व्यक्ति को, तो क्या वो अंबिकापुर से पहले रायपुर आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अंबिकापुर में ही किसी व्यक्ति को, किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को ये पावर देना पड़ेगा, ये चिन्हित करना पड़ेगा कि वह उपभोक्ताओं को, उपभोक्ता जो ठगे गए हैं उनका सहयोग करे। या मान लेता हूं कि अंबिकापुर में ही नेहा ब्रांड साबुन चल रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि इसको ये प्रचार जो है दुष्प्रचार किया जा रहा है? कोई न कोई प्रशासनिक तरीके से किसी न किसी अधिकारी या कर्मचारी के बाद कंप्लेन की जाएगी ना। तो ये कंप्लेन अगर उपभोक्ता का वर्ग ठगा जा रहा है तो कंप्लेन कहां करेगा? ये सब चीजें सोच विचार करके इस अधिनियम के अंतर्गत अध्याय 3 लाया गया। और अध्याय 3 सीधे सीधे बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि अध्याय 3 क्या होगा। तो अध्याय 3 होगा जिसका नाम होगा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी को क्या बोलते हैं? प्राधिकरण। यानी केंद्रीय लेवल पर एक उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक प्राधिकरण बनाया जाए, एक अथॉरिटी बनाया जाए। अगर अंग्रेजी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, तो उनके लिए लिख देता हूं, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे सीधा सीधा अध्याय 3 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, अध्याय 3 में बताया गया है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, और अध्याय 3 के अंतर्गत कुल हमको जो धाराओं की संख्या पढ़नी है, अध्याय 3 जो होगा वह धारा 10 से शुरू होकर के धारा 27 में जाकर के खत्म होगा। यानी कुल धाराओं की संख्या कितनी होगी? 18 धाराएं हमको इसके अंतर्गत पढ़नी होगी। ठीक, और इन 18 धाराओं में हम केवल और केवल केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की बात करेंगे। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का काम क्या होगा? ये लगभग आपको पता है कि यदि उपभोक्ता के हितों का अधिक अतिक्रमण हो रहा है, अनुचित व्यापार व्यवहार हो रहा है, या किसी प्रकार से भ्रामक विज्ञापन छापा या दिखाया जा रहा है जो कि भ्रामक है, मिथ्या है, झूठ है, यानी किसी न किसी प्रकार से अगर
उपभोक्ता को ठगने का प्रयास किया जा रहा है तो उस विषय में यह प्राधिकरण काम करेगी या उन चीजों को कम करने का प्रयास करेगी जिससे उपभोक्ता न ठगा जाए या कम से कम ठगा जाए। क्लियर है? चल, अब हम पढ़ते हैं। जब इतना समझ गए हैं तो इसके अंतर्गत धारा 10 से 27 तक पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे धारा 10, और धारा 10 के अंतर्गत हमको मुख्य रूप से 3 उपधाराएं पढ़नी है। ठीक, तो धारा 10 लिख देता हूं। 10 धारा 10 किससे संबंधित है? तो शुरुआत से ही बात होगी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद ने, अथॉरिटी मतलब प्राधिकरण, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, और यहां पर धारा 10 के अंतर्गत हम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का स्थापना करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट करेंगे कि ये स्थापित कैसे होगा, शुरुआत कैसे होगी। ठीक है, अगर अंग्रेजी में अगर आप इसको बोलें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं सी, केंद्रीय यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। तो आगे मैं अगर CCPA बोलूंगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसी की बात कर रहा हूं। बहुत सामान्य सी बात है। इसके अंतर्गत पहला जो उपधारा है धारा 10 की उपधारा 1, पहला उपधारा बहुत सारी चीजें कहता है, लेकिन सबसे पहली बात तो कहता है कि ये जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है इसकी स्थापना कैसे होगी। तो इसकी स्थापना कौन कर सकता है? क्या राज्य सरकार कर सकती है, संसद कर सकती है, केंद्र सरकार कर सकती है? तो इसका बहुत साधा सा जवाब है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब अधिनियम बनता है और अधिनियम संसद से पारित हो जाता है तो जो भी संस्थाएं स्थापित करने की जिम्मेदारी होती है वह होती है केंद्र सरकार के पास। तो केंद्र सरकार ही इस प्रकार से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाएगी, और कैसे बनाएगी उसको देखते हैं। तो केंद्र सरकार क्या करेगी? गजट में, गजट मतलब राजपत्र, गजट में अधिसूचना निकालेगी, और इस गजट में बताएगी कि हम इस तिथि से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन कर रहे हैं, CCPA का गठन कर रहे हैं। जैसे ही अधिसूचना निकाली गई वह गठन हो गया। ठीक, अधिसूचना जैसे ही निकाला गया गठन हो गया, लेकिन इसी उपधारा में बताया गया है कि यह गठन किया क्यों जा रहा है। यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाया गया, प्राधिकरण परिषद और प्राधिकरण में ध्यान रखिएगा, परिषद सलाहकारी संस्था है, प्राधिकरण जो है वो उसके पास पावर काफी है, वो कुछ कर सकती। परिषद कुछ कर नहीं सकती। उपभोक्ता संरक्षण परिषद पढ़ा था, वो कुछ कर नहीं सकती, केवल सलाह दे सकती है। ये बहुत कुछ कर सकती है। ये बनाया क्यों जा रहा है, यानी इसका काम क्या होगा? तो इसका काम होगा उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना। ठीक, उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना, यानी उपभोक्ता का अधिकार किसी भी प्रकार से क्या बोलते हैं, छीना जाना नहीं चाहिए। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में लिखूं तो 3 पॉइंट्स आपके इसमें बताए गए हैं। उपभोक्ता अधिकार का अतिक्रमण,
अधिकार का अतिक्रमण। दूसरा नंबर पॉइंट बताया गया है जो अनुचित व्यापार व्यवहार। व्यवहार। और तीसरा नंबर पॉइंट बताया गया है मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन। ये 3 पॉइंट्स बताए गए। आप क्या दीजिए, आपकी धारा 1 कहता है कि उपभोक्ता, इसका गठन इसलिए किया गया या फिर क्यों बनाया जा रहा है, इसका काम क्या होगा, क्यों ऐसा बनाया जा रहा है, इसके विषय में 3 पॉइंट बताए गए कि उपभोक्ता का अधिकार का अतिक्रमण होगा, या अनुचित व्यापार व्यवहार होगा, या मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन छापे जाएंगे। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता या आम जनता, यहां पर समझने वाली बात है, उपभोक्ता या आम जनता का अहित हो, तब की स्थिति में यह इन तीनों विषयों में क्या काम करेगी, विनियमन का काम करेगी, यानी रेगुलेट करने का काम करेगी। समझ में आया? ठीक, समझ में आया? नहीं आया तो फिर से कहते। सबसे पहली बात तो समझ में आ ही गई होगी कि धारा 10 की उपधारा 1 के अंतर्गत केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा जो भी तिथि घोषित करेगी, उसी तिथि से सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी का गठन हो जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन उपभोक्ता अधिकार पर अतिक्रमण या अनुचित व्यापार व्यवहार या मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन पर विनियमन के लिए किया गया है। यानी इसके पास पावर होंगे कि उपभोक्ता किसी भी प्रकार से ठगा न जाए, उसके अधिकार का अतिक्रमण न हो, उसका व्यापार व्यवहार, अनुचित व्यापार व्यवहार न अपनाया जाए। अनुचित व्यापार व्यवहार की परिभाषा हमने देखा है, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बोला कुछ और दे दिया कुछ, नमूना में कुछ और दिया लेकिन जो माल दिया वो अलग दिया, वैसा देखा है। या मिथ्या भ्रामक विज्ञापन फैलाए जाते हैं तो उसके विषय में वो रेगुलेशन का काम करेगी। कुल मिला के इसका काम ऐसा होगा कि पूरे समाज में एक बहुत विश्वास का माहौल पैदा हो सके कि जो पदार्थ, जो वस्तु या कोई सेवा जो हम खरीदने वाले हैं उसमें हम ठगे नहीं जाएंगे, यही इसका काम हो। लेकिन यह विनियमन का काम कब करेगी? उपभोक्ता अधिकार का अतिक्रमण, अनुचित व्यापार व्यवहार, मिथ्या भ्रामक विज्ञापन पर विनियमन यानी रेगुलेशन का काम कब करेगी? जब कि कोई उपभोक्ता या आम जनता का अहित हो या होने की संभावना भी हो। अब यहां पे उपभोक्ता शब्द को तो आप समझ गए हैं। उपभोक्ता शब्द में कोई समस्या नहीं है कि किसी ने किसी वस्तु का, जैसे मैंने या फिर उस उदाहरण में सोनम ने नेहा ब्रांड साबुन का उपभोग किया, यानी वो उपभोक्ता हो गए। लेकिन आम जनता का मतलब क्या है? आम जनता का मतलब यह है कि नेहा जब उस साबुन का उपयोग कर रही है, उपभोग कर रही है, तो उसके साथ जो समस्या हो रही है वह समस्या आम जनता के साथ भी हो सकती है। यानी अगर किसी ने उस ब्रांड का साबुन उपयोग नहीं किया, जैसे मैंने उपयोग नहीं किया है, लेकिन मैं फिर भी गवर्नमेंट के पास जाता हूं या फिर इस केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास जाता हूं और मैं कहता हूं कि महोदय नेहा ब्रांड का साबुन बाजार में बहुत बिक रहा है, और मैं देखता हूं कि वह साबुन दावा करती है कि 3 महीने में लोग गोरे हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है, यह एक भ्रामक विज्ञापन का मामला है। लेकिन मैं उपभोक्ता नहीं हूं, मैंने उपयोग नहीं किया, उपयोग सोनम ने किया है, फिर भी मैं जा करके अगर इनको कहता हूं तो ये फिर उस पर जांच करेंगे, जो भी आगे की कार्यवाही होगी वो करेंगे।
तो आम जनता का मतलब यही है कि अगर कोई उपभोक्ता नहीं है तो भी वह इसकी शिकायत कर सकता है, या शिकायत बिना किए भी उपभोक्ता संरक्षण केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उस पर विचार कर सकती है, सोच विचार कर सकती है कि क्या ये गलत है या सही। तो यहां पर आम जनता का सामान्य सा मतलब है कि जो उपभोक्ता नहीं है वह भी जा सकता है। क्लियर होगा? और इतना तो बात समझ में आ गया कि आम जनता भी इसके लिए शिकायत कर सकती है, या फिर इसी को लगे, सीसीपीए को ही लगे कि आम जनता का हित होगा, तो भी वो खुद से भी शिकायत दर्ज कर सकती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अब एक बात और देखते हैं कि आम जनता का नुकसान ना हो, उपभोक्ता का नुकसान ना हो, ठीक, ये सब चीजें करने का पीछे का उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों ये किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जो भी उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता के अधिकार हैं, उन अधिकारों का पहला बात तो संरक्षण हो सके, प्रोटेक्शन हो सके, दूसरा बात संवर्धन हो सके, और तीसरा प्रवर्तन। ये सब करके, मतलब ये सब चीजें ये कर रही है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ये इसीलिए कर रही है ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन और प्रवर्तन किया जा सके। संरक्षण मतलब प्रोटेक्ट किया जा सके, कोई दिक्कत नहीं। संवर्धन मतलब उसको और अच्छा किया जा सके। लेकिन प्रवर्तन का यहां पे क्या मीनिंग है? प्रवर्तन को अगर अंग्रेजी में बोलें तो अंग्रेजी में आप इसको बोलते हैं इन्फोर्समेंट, इसी को बोलते हैं प्रवर्तन। और प्रवर्तन में दो चीजें हैं, पहला कि नियम बनाना और दूसरा पालन कराना। नियम और नियम का पालन, दो चीजें, पालन कराना, नियम और लागू करना, दोनों चीजें, ठीक है। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पे कहूं कि मान लेते हैं, इस केस में चलता हूं, ये नेहा ब्रांड साबुन की बात करता हूं। नेहा ब्रांड साबुन मान लेते हैं मार्केट में बिक रहा है, तो सीसीपीए ने, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यह नियम बनाया कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब नियम उसने बना दिया कि भाई हर साबुन की जांच होगी, ऐसा उसने नियम बनाया। और उसमें चूंकि नेहा ब्रांड भी साबुन है, तो क्या वो अपने जो प्रचार कर रहा है उस पर खरा उतर रहा है कि नहीं, उसकी जांच होगी। हर साबुन की जांच हो रही, जांच करना है, ऐसा उसने नियम बनाया। अब प्रवर्तन में ये दोनों चीजें शामिल समझिए। प्रवर्तन में क्या है, वह नियम भी बनाएगी और उसका पालन भी करेगी, पालन भी करवाएगी। मतलब नियम बनाया कि जांच होगी और दूसरा जांच भी वही कराएगी। दोनों चीजें प्रवर्तन में, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, नियम बनाना और उसका पालन भी कराना। जैसे नेहा ब्रांड साबुन जो है उसका जांच भी यही कराएगी, उसके लिए नियम भी यही बनाएगी, दोनों का। अब हो सकता है कि कई जगह ऐसा होगा कि जांच के लिए कोई दूसरा इंस्टीट्यूट हायर किया जाए। जैसे मान लेते हैं कोई खाद्य पदार्थ है, तो खाद्य पदार्थ के मामले में इसने कहा कि खाद्य पदार्थ में मिलावट है, जो भी है, इसको शिकायत मिली जो कि सही पैमाने पर नहीं खरा उतर रहा है, तो ये नियम बना दे कि इस खाद्य पदार्थ की जांच होनी चाहिए, या इस प्रकार के हर खाद्य पदार्थ की जांच होनी चाहिए। और जांच की जिम्मेदारी पता चला किसी और खाद्य विभाग को दे दिया गया।
लेकिन वैसा इसमें नहीं होगा। इसमें नियम भी बनाने की इसी के पास जिम्मेदारी होगी, उसको पालन इन्फोर्स कराने की भी जिम्मेदारी इसी के पास होगी, इसीलिए प्रवर्तन शब्द का प्रयोग किया गया। यहां तक बात क्लियर है? तो ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या नहीं है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अगर फैक्ट वाइज याद करना है तो याद कर सकते हैं, कहानी में चलेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो हमारा उपधारा 1 खत्म होता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण क्यों बनाया गया? उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए बनाया गया। ये रेगुलेट क्या करेगी? तो इन 3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से रेगुलेट करेगी। ये रेगुलेट किस लिए कर रही है? ताकि आम जनता या उपभोक्ताओं का हित कम हो, मतलब अहित कम हो या अहित न हो। रेगुलेट तभी करेगी जब आम जनता या उपभोक्ता पर प्रभाव पड़ने वाला हो, अन्यथा नहीं। मान लेता हूं एक उदाहरण के तौर पर नेहा ब्रांड साबुन की बात करता हूं। नेहा नाम की एक लड़की है जिसने अपने ब्रांड का साबुन खुद बनाया। ठीक, एक साबुन बनाया। अब नेहा ने उस साबुन का उपयोग अपने ही शरीर पर किया और उसको उस तरीके से समस्या हुई किसी भी प्रकार से, तो क्या अब वो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास जाएगी कि मैंने इस प्रकार का साबुन बनाया था, उससे मेरा नुकसान हुआ, मुझे मुआवजा मिलना चाहिए? नहीं। आवश्यक तौर पर वह उपभोक्ता हो, अभी वो उपभोक्ता नहीं है, खुद ही बनाई है, उपभोग तो उसने किया है, लेकिन क्या किसी दूसरे के सामान का उपभोग किया है? नहीं। बनाने वाला कोई दूसरा आवश्यक तौर पर होना चाहिए, बेचने वाला कोई दूसरा आवश्यक तौर पर होना चाहिए, तभी यह मामला लागू होगा। क्लियर है? तब यह मामला लागू होगा। या फिर आम जनता के हित से जुड़ा हुआ मामला होगा, तो नेहा अकेली है, खुद ही बना रही, खुद साबुन लगा रही है, तो हित वाला बात नहीं। या मान लेते हैं नेहा ने साबुन बनाया और नेहा की मम्मी ने लगाया, तो क्या नेहा की मम्मी जाएगी? नहीं जाएगी, उसके अधिकार नहीं, क्योंकि वो उपभोक्ता नहीं है। उपभोक्ता तभी माना जाएगा जब उसने उस वस्तु या किसी सेवा को लेने के बदले कुछ मूल्य चुकाया हो। हमने पढ़ा है ना परिभाषा में, उपभोक्ता कौन हो? तो मूल्य चुकाया हो, तभी वो उपभोक्ता मानी जाएगी। नेहा ने यूं ही साबुन उठाया और दे दिया, उसने लगा लिया, अब उसको नुकसान हो गया, तो ये मामला कुछ और बनेगा, लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत वो नहीं देखा जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं कि केंद्र सरकार ने गजट में, राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी कि किस तिथि को ये बने, मतलब इस तिथि से हम सीसीपीए बना रहे हैं, यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बना रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन वो प्राधिकरण बनेगा तो उस प्राधिकरण में कुछ लोग तो होंगे जो काम करेंगे, रोबोट तो काम करेंगे नहीं, मशीन तो काम करेगी नहीं। तो इसी का धारा 10 का उपधारा 2 बताता है कि ये जो प्राधिकरण बनेगी, इस प्राधिकरण की संरचना कैसी होगी, या इस प्राधिकरण में जो भी व्यक्ति काम करेंगे उन व्यक्तियों को शक्तियां कैसे प्राप्त होगी, या प्राधिकरण के अंतर्गत जो व्यक्ति काम करने वाले हैं वो व्यक्ति नियुक्त कैसे होंगे, ये सब बताता है उपधारा 2। धारा 10 की उपधारा 2 सबसे पहला पॉइंट बताता है कि यह जो प्राधिकरण बनेगा इसमें 2 तरीके के आयुक्त होंगे। पहला, जिसको हम मुख्य आयुक्त बोलेंगे, मुख्य आयुक्त केवल एक होगा, साथ में अन्य आयुक्त होंगे। अगर अंग्रेजी में बोलें तो इसको आप बोलेंगे चीफ कमिश्नर, इसको आप बोलेंगे अन्य आयुक्त, मतलब कमिश्नर। सामान्य तौर पर आप कमिश्नर बोलेंगे, इसको चीफ कमिश्नर बोलेंगे। तो कितनी संख्या होगी? क्या एक तो मुख्य आयुक्त होगा, लेकिन अन्य आयुक्त कितने होंगे, संख्या का पता नहीं है।
यानी जैसा भी केंद्र सरकार नियम बनाए उसी के अनुसार अन्य आयुक्त होंगे। यानी कितने आयुक्त होंगे यह केंद्र सरकार ही नियम बना के बताएगी कि हम कितने आयुक्त रख रहे हैं चाहे इतने नहीं रख रहे। अब एक चीज आप देखिएगा, मैं कभी कभी मुझे वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलता जरूर हूं। आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ठीक, तो दोनों समय जब मतलब केंद्र में जो शासन रही है उस शासन में आप देखिएगा, ये चीज आपके सब्जेक्ट से हट के है लेकिन आपको जरूर देखना चाहिए कि बीजेपी के समय में लगभग लगभग जितने भी अधिनियम आएंगे वे सारे अधिनियम के अंतर्गत, लगभग अधिनियम में आप देखेंगे, सारे नहीं बोल सकता, लगभग अधिनियम में आप देखेंगे कि बीजेपी जब सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में है, तब वह ये चाहती है कि जो अधिनियम बने उस अधिनियम को संसद जब पास करे, संसद जब पास कर देगी तो सारे अधिकार किसके पास आ जाएंगे? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार में कौन बैठा है? भारतीय जनता पार्टी बैठी। तो ये हमेशा ये चाहती है, मैं बहुत सारे अधिनियम को देखा हूं उसके बाद बोल रहा हूं कि हमेशा ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी की जो अधिनियम में अधिकार दिए जा रहे हैं उसमें से अधिकतर अधिकार जो है केंद्र सरकार को मिल जाए। जैसे यही वाले केस में देख लेता हूं, एक आयुक्त को तो निश्चित कर दिया गया, मुख्य आयुक्त को, लेकिन अन्य आयुक्तों की संख्या के विषय में नियम बनाने की शक्ति वह यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ले लेती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितना चाहे अपने हिसाब से अपने नियम अनुसार वह, क्योंकि अब वह संसद से पास हो गया, संसद से पारित हुआ, इसका मतलब संसद ने उसके अंतर्गत जो भी मैकेनिज्म बनाने हैं सारे मैकेनिज्म केंद्र सरकार को दे दिए, सारे अधिकार केंद्र सरकार को दे दिए। वहीं अगर आप कांग्रेस के टाइम के एक्ट को देखेंगे तो आप देखते हैं कि उसमें जो भी चीजें हैं लगभग लगभग स्पष्ट तौर पर लिखी होती हैं। जैसे कांग्रेस के समय में आप आरटीआई देखेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसको बाद में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी चेंज भी कर दिया। तो उसमें बहुत सारे अधिकार जो थे स्पष्ट लिखे गए थे कि आयुक्त कितने होंगे, मतलब जो सूचना आयुक्त है उनकी संख्या कितनी होगी, या उनका कार्यकाल कितना होगा, उनका वेतन भत्ता कितना होगा, और उसको 2019 में उसने चेंज कर दिया। वेतन भत्ता, कार्यकाल, सब चीजें उस अधिनियम में स्पष्ट तौर पर लिखा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने उसके वेतन भत्ते, उसके कार्यकाल आदि सभी को केंद्र सरकार के भरोसे ले लिया। यानी अब जो आयुक्त बैठेगा, सूचना आयुक्त, वो कहीं ना कहीं डरा डरा तो रहेगा ही कि क्या पता केंद्र सरकार क्या परिवर्तन कर दे। अब तो मैं बन चुका हूं, हालांकि कुछ चीजें उसको सुरक्षा के लिए दी गई हैं, लेकिन फिर भी तो मैं ये चीजें देखता हूं कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट होती है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट होती है सत्ता में, तो वो बहुत सारे पावर को खुद के पास लेना चाहती है। अब यही पावर आप सोच करके देखिए, ये पावर जो है आयुक्त बनाने की शक्ति के विषय में जो पावर है, आयुक्त बनाने के विषय में जो पावर है, अगर यह संख्या यहां पे स्पष्ट कर दी जाती कि 10 या 10 से अधिक नहीं बनाए जा सकते, यानी 10 तक होंगे या 10 से कम होंगे, तो कितना स्पष्ट हो जाता, साफ हो जाता, चीज हो जाता ना, बहुत साफ हो जाता, चीज यहीं पे क्लियर हो जाता कि भाई 10 ही बनाने। लेकिन इसने मतलब ये चूंकि 2019 में ये चीजें संशोधित होकर बनाई गई, तो 2019 में बीजेपी की मेजोरिटी थी और उसी विचारधारा के अनुसार बीजेपी ने उसे, भारतीय जनता पार्टी ने उसे अधिकतर सत्ता, अधिकतर कंट्रोल जो है अपने पास, अपने गवर्नमेंट के पास रखना चाहिए। और उसी का परिणाम है कि संख्या निश्चित नहीं है, नहीं तो संख्या निश्चित होता। और भी कुछ चीजें नहीं है निश्चित, जिसको भी बात करेंगे अभी। दूसरा, इनकी नियुक्ति कैसे होगी? जो नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा।
इसके अलावा अगर ये मुख्य आयुक्त हैं या अन्य आयुक्त हैं, इनको अगर मैं कहूं कि शक्ति कहां से प्राप्त होगी, तो इसको जो भी शक्ति प्राप्त होगी या जो भी कर्तव्य दिए जाएंगे, जो भी कर्तव्य होंगे या शक्तियां होंगी, ये दोनों ही इसी अधिनियम के अंतर्गत जो भी कर्तव्य या शक्ति इसके लिए बताई गई होंगी, ड्यूटीज या पावर जो बताए गए होंगे, जो अधिनियम में बताए गए होंगे, अधिनियम के अनुसार, ठीक, वो इसको मिल जाएगी। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको पता चल गई। अब उपधारा 3 में चलते हैं, उससे पहले एक बात और समझते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, चूंकि पूरे भारत में एक ही होगा, तो सामान्य तौर पर जो चीज एक ही होगा और केंद्र सरकार जिसका गठन करेगी, उसका ऑफिस सामान्य तौर पर आप देखेंगे कहां होगा, दिल्ली में होगा, क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है, तो वहीं पर होगा। लेकिन उपधारा 3 को देखें, अगर धारा 10 की उपधारा 3, ये इसी विषय में बात करता है। चूंकि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण केवल एक ही होगा, तो सामान्य तौर पर उसका मुख्यालय कहां, दिल्ली में होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को या किसी लोगों के समूह को ऐसी समस्या हो रही है कि वो लोग नेहा ब्रांड साबुन से परेशान है, अगर होगा नेहा ब्रांड तो माफ करें, मैं किसी को वैसा डिमोरलाइज वो नहीं कर रहा हूं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ठीक, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं एक उदाहरण के लिए बताया हूं बस, नहीं तो पता चला मेरे ऊपर कोई केस वेस कर दे और प्रसिद्ध हो जाऊंगा फिर मैं नेहा ब्रांड साबुन पे वो किया। तो नेहा ब्रांड साबुन मान लेते हैं बलरामपुर में चल रहा है, बलरामपुर के कुसमी विकास खंड में, और वहां पे लोग परेशान हैं। अब उनको जाना है कहां, अब उनको इसकी शिकायत करना है कि भाई इसका प्रचार हो रहा है, दुष्प्रचार हो रहा है, इसको बंद करना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए। तो आपको कहां जाएंगे, एक ही मुख्यालय कहां होगा, दिल्ली में होगा। तो क्या मुख्यालय दिल्ली में होगा तो वो लोग फिर दिल्ली जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ व्यवस्था तो बनना चाहिए कि उसके पास में ही वो कंप्लेन कर सके, तब तो चीजों का समाधान आसानी से होगा। नहीं तो वो दिल्ली कंप्लेन करने ही नहीं जाएंगे, दिल्ली तो यूं कपड़ा खरीदने ना जाए लोग, कंप्लेन करने क्या जाएंगे, ठीक। तो अगर मैं कहूं कि धारा 10 की उपधारा 3 क्या कहता है, तो इस कहता है कि मुख्यालय कहां होगा, मुख्यालय की बात करता है। मुख्यालय किसका, CCPA, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहां होगा। तो इसके लिए स्पष्ट तौर पर बताया गया मुख्यालय कहां होगा, दिल्ली में होगा। लेकिन एक शब्द और समझ लीजिए, दिल्ली में होगा, लेकिन अब दिल्ली क्या है ना, दिल्ली बहुत बड़ा हो गया। जैसे दिल्ली पहले क्या था, दिल्ली कुछ इस तरीके से था, ये छोटा सा दिल्ली था जो सबके दिल में बसता था। अब इसमें ना धीरे धीरे बहुत जनसंख्या बढ़ती जाई है, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गया है। तो जो सरकारी क्षेत्र थे, सरकारी भूमि, तो बहुत सारे सरकारी भूमि क्या हो गए, कुछ कुछ नया बिल्डिंग बन गया, कुछ पुराना बिल्डिंग है, ऐसा वैसा। तो यहां पर सरकारी भूमि कम होती जा रही है। यानी मुख्य जो दिल्ली है, जहां तक दिल्ली जिसको बोलते हैं, जिस क्षेत्र को, वहां तक सरकारी भूमि कम होती जा रही है। तो अब क्या होगा कि अब कोई मुख्यालय बनाना है दिल्ली में, तो दिल्ली में सरकारी भूमि है ही नहीं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाना है, उसका ऑफिस बनाना है, सरकारी भूमि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये दिल्ली कहां जाएगा, शहर क्या होगा, बाहर की तरफ फैलेगा। तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा गया, इसको कहा गया NCR, यानी दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। इसको अगर आप बोले तो इसको बोला जाता है, R का होता है रीजन, NCR, दिल्ली NCR ऐसा बोलते हैं। NCR का मतलब मैं फुल फॉर्म कभी बता दूंगा, भूल जा रहा हूं, कि जो मुख्य दिल्ली है उसके बाहर का क्षेत्र जो है उसको NCR बोलेंगे। आसपास जो दिल्ली से सटा हुआ है उसको दिल्ली NCR के रूप में मानते। तो
मुख्यालय कहां होगा? दिल्ली एनसीआर में होगा। क्योंकि ये अधिनियम 2019 में बना तो सरकार इस चीज से भली भांति वाकिफ थी कि भाई दिल्ली में जगहें जो है वो कम होती जा रही है, सरकारी जगह नहीं है, तो कहां पे बनाएंगे? तो उसने लिख दिया कि दिल्ली में होगा, दिल्ली एनसीआर में होगा, कहीं पर भी होगा, दिल्ली में भी हो सकता है, दिल्ली एनसीआर में भी हो सकता है, उसका एक मुख्यालय होगा। लेकिन फिर मैंने आपको कहा था उसी कहानी में, आपको याद होगा कि अगर कुसमी विकास खंड में नेहा ब्रांड साबुन मिल रहा है और वहां पे किसी को तकलीफ है तो वो कहां जाएगा, कैसे होगा? तो यहीं पर बताया गया है कि अगर चाहे तो ये जो है ना, ये और भी मुख्यालय खोल सकती है, जिसको आप बोलेंगे, ये तो मुख्य मुख्यालय हो गया मेन, इसको आप बोलेंगे क्षेत्रीय मुख्यालय। यानी अगर बोले तो इसको आप बोलेंगे अंग्रेजी में रीजनल ऑफिस। ऑफिस, रीजनल का स्पेलिंग गलत है क्या? रीजन, REGIONAL, रीजनल, क्षेत्रीय। अगर जो गलत होगा तो देख लीजिएगा, रीजनल ऑफिस। ठीक, अब रीजनल ऑफिस ये राज्य के अंदर खोल सकती है, एक राज्य में 2 खोल सकती है, 3 खोल सकती है। रीजनल ऑफिस कहीं पर भी खोला जा सकता है। ये कौन खोलेगी? ये खोलेगी, ये निर्णय लेगी कि इसको खोलना है, लेकिन मुख्य रूप से रीजनल ऑफिस खोलने की जिम्मेदारी जो है, खोलने का पूर्ण अधिकार अगर किसी के पास है तो वो है केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई कि कहां पर होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसका ऑफिस दिल्ली एनसीआर में ही क्यों है भाई, या फिर दिल्ली एनसीआर क्यों लिखा गया, ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये बात समझ में आ गई तो एक बात और समझने की कोशिश करिए। जब हम पिछले वाले पेज में चलते हैं, धारा 10 की उपधारा 2, एक धारा 10 की उपधारा 1 तो कहता है कि अधिसूचना द्वारा इसका गठन किया जाएगा, इसका काम क्या होगा, तो इस तरीके का काम होगा ये बताया, और इंफॉर्मेशन वगैरह सब काम होगा। उपधारा 2 कहता है कि इसमें मुख्य आयुक्त बनाए जाएंगे। तो ये मुख्य आयुक्त, अगर मुख्य आयुक्त या अन्य आयुक्त रखे जाएंगे, मुख्य आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार कर रहा है, शक्ति अधिनियम से मिल रहा है, पावर अधिनियम से मिल रहा है, कर्तव्य अधिनियम बताया गया क्या करना है इसको। अब ये जो आयुक्त है, मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त, ये कहां बैठेगा, इसका ऑफिस कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है, जो मेन ऑफिस होगा, मुख्यालय जो होगा, मेन मुख्यालय, मुख्य मुख्यालय जो होगा, यानी दिल्ली एनसीआर में जो मुख्यालय बन रहा है, यहीं पर बैठेंगे कौन? आयुक्त बैठेंगे, और मुख्य आयुक्त भी यहीं बैठेंगे इसी ऑफिस में। लेकिन सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार, यानी यही जो सीसीपीए जो है, वो अलग से क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय लेती है, तो उस क्षेत्रीय कार्यालय को जहां जहां खोला जाएगा, उस ऑफिस में तो कोई मुख्य व्यक्ति बैठेगा ना। उस ऑफिस में जैसे कलेक्टर ऑफिस है तो उसमें कलेक्टर बैठते हैं, एसडीएम ऑफिस तो इसमें एसडीएम बैठते हैं, किसी ऑफिस में कोई ना कोई अधिकारी बैठता ही बैठता है। तो ये क्षेत्रीय ऑफिस जो होगा, क्षेत्रीय मुख्यालय जो होगा, इसमें कौन बैठेगा? तो इसी को कहा गया कि इसमें जो बैठेगा उसको कहा जाएगा क्षेत्रीय आयुक्त। रीजनल कमिश्नर, क्षेत्रीय आयुक्त बैठेगा यहां। अब क्षेत्रीय आयुक्त केवल एक ही जगह पर स्पष्ट तौर पर बताया गया है, इसलिए मैंने इसको आपको यहीं पे बता दिया है। आगे आने वाले जगह पे इसका बहुत काम आएगा, तो वहां पर भी चीजों को ध्यान रखना है। यहां तक बात एकदम पानी की तरह क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। धारा 10 खत्म हो गया है, अब हम चलते हैं धारा 11। ठीक,
और धारा 11 में मैंने जो आपको बताया था, एक चीज बताया था कि बीजेपी और कांग्रेस के टाइम में चीजें कैसे बदल जाती है। कैसे मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार केंद्र में होती है और जब कोई अधिनियम पास होता है तो अधिकतर शक्तियां वह अपने पास रखना चाहती है, सरकार अपने पास रखना चाहती है। संसद चूंकि एक बार पास कर दी तो संसद के पास के सारे अधिकार फिर केंद्र सरकार के पास चले जाते हैं। तो कैसे केंद्र सरकार अपने पास चीजों को रखना चाहती है, अधिकारिता को रखना चाहती है, वो चीज धारा 11 से और स्पष्ट हो जाएगा। धारा 11 जो है वो इन्हीं आयुक्तों के विषय में है। जो आयुक्त हमने पढ़े उन आयुक्तों के विषय में ही धारा 11 बात करता है। क्या बात करता है कि धारा 11 का मुख्य जो टॉपिक है वो कहता है मुख्य आयुक्त एवं अन्य आयुक्त और आयुक्तों की अर्हताएं भर्ती पद्धति आदि। भर्ती पद्धति आदि इसके विषय में बात करता है। यानी अगर हमने धारा 10 की उपधारा 2 के अंतर्गत मुख्य आयुक्त बनाए, अन्य आयुक्त बनाए, या फिर हम ये क्षेत्रीय मुख्यालय में बैठने के लिए क्षेत्रीय आयुक्त बनाए, इन क्षेत्रीय आयुक्तों के पास क्या न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, क्या अर्हताएं होनी चाहिए। जैसे अगर आप फूड इंस्पेक्टर ही बनना चाहते हैं तो मिनिमम कॉलेज पास होना चाहिए, ठीक। तो क्या इनके लिए भी मिनिमम कॉलेज पास है क्या, ठीक। तो इसके विषय में देखते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं इस धारा के अंतर्गत। तो सबसे पहला तो पॉइंट है अर्हता क्या होगी। दूसरा, अर्हता के अलावा भर्ती की पद्धति क्या होगी, कैसे नियुक्त होंगे। मैं देख के लिख देता हूं, भूल जाऊंगा। भर्ती पद्धति क्या होगी। तीसरा, आप भी लिख लीजिएगा ना, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। क्या इनका एग्जाम टीसीएस कराएगा, सीजीपीएससी कराएगा कि व्यापम कराएगा, है वो सब चीजें भी, ठीक। चलिए, इसके अलावा पदावधि क्या होगी, टेन्योर क्या होगा, कितने समय तक, एक बार बन गए तो बने रहेंगे, एक बार बने तो 5 साल रहेंगे, पूरे जीवन भर रहेंगे। जैसे आप एक बार फूड इंस्पेक्टर बन गए तो जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक रहेंगे, उसके लिए नियम बनाया होगा ना भारत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए भी पदावधि क्या होगी। वेतन भत्ते क्या होंगे, वेतन कितना मिलेगा, भत्ता क्या मिलेगा, आने जाने का किराया मिलेगा, रूम का किराया मिलेगा कि सीधे बना बनाया रूम मिलेगा कि बंगलो मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक। त्याग पत्र कैसे दे सकते हैं, ये रिजाइन कैसे कर पाएंगे। इसके अलावा इनको अगर पद से हटाना है तो हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। इसके अलावा सेवा संबंधित अन्य शर्त क्या होगी। अन्य शर्तें, ठीक। अब यहां पे मैंने आपको एक चीज बोला था, धारा 11 क्या चीज करता है। धारा 11 जो अर्हता, धारा 11 बताता है कि मुख्य आयुक्त मतलब ये कहां बैठ रहा है, ये बैठ रहा है दिल्ली में, दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में। अन्य आयुक्त ये भी कहां बैठेंगे, मैंने बताया था एक मुख्य आयुक्त होगा और फिर अन्य आयुक्त होंगे, अन्य आयुक्तों की संख्या निश्चित नहीं है, ये भी कहां बैठेगा, दिल्ली एनसीआर में।
इसके बाद एक और शब्द लिखा है और आयुक्तों। ये आयुक्तों क्या है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यही है कि जो क्षेत्रीय आयुक्त बनेंगे, उन क्षेत्रीय आयुक्त की बात करता है, उसको यह बताना चाहता है कि अन्य आयुक्तों जो शब्द लिखा है यह किसके विषय में है? यह शब्द है अन्य आयुक्तों के विषय में। क्या हो गया? हाँ, ये किसके विषय में है? अन्य आयुक्तों के विषय में। ठीक है, समझ गए होंगे। क्षेत्रीय आयुक्त कहता है कि इनकी अर्हताएं क्या होगी, भर्ती क्या होगी, ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। लॉन्ग फॉर्म में देखें तो इनकी अर्हता क्या होगी कि इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, भर्ती पद्धति कैसे होगी, कैसे इनकी वैकेंसी निकाली जाएगी, कैसे भरा जाएगा, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, कौन इस पर साइन करेगा, कौन फाइनल नियुक्त करेगा, पदावधि क्या होगी, कितने साल तक वो काम करेंगे एक बार भर्ती हो गए तो, कब रिटायर होंगे, कब कैसे त्याग पत्र देंगे, किसको त्याग पत्र देंगे, कितना पैसा मिलेगा, कितना भत्ता मिलेगा, गाड़ी का आने जाने का, कार का किराया मिलेगा कि बस का किराया मिलेगा कि ट्रेन का मिलेगा, ट्रेन में भी स्लीपर में जाएंगे कि फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, या गवर्नमेंट बहुत गरीब है तो जनरल। सबसे बढ़िया 2 घंटे का रास्ता है तो जनरल, ज्यादा टेंशन नहीं। कैसे जाएंगे, पद से कैसे हटाया जा सकते हैं, ये सब विषय जो है पहले के अधिनियम आप देखेंगे, जो सारे पहले के अधिनियम अगर आप देखेंगे तो पहले के अधिनियम में ये सब चीजें, अर्हता क्या होगी, पदावधि क्या होगी, वेतन क्या होगा, ये सब चीजें जो थी वो पहले से अधिनियम में लिखी जाती थी। बहुत सारी चीजें अधिनियम में लिख दी जाती थी और सामान्य तौर पर जो भी केंद्रीय स्तर का आयुक्त बनता था उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते थे और त्याग पत्र भी वो राष्ट्रपति को ही देता था। चाहे आप आरटीआई उठाकर देख लीजिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट देखिए, इसके अलावा और भी एक्ट है, आरटीई देख लीजिए, राइट टू एजुकेशन, या इसके अलावा और भी एक दो और हैं जो मेरे को याद नहीं आ रहे, पुराने जो हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देख लीजिए। उस सब में आप देखेंगे कि ये सब चीजें क्या थी, अधिनियम में लिखी जाती थी। लेकिन यहां पर मैंने बताया था ना, बीजेपी और गवर्नमेंट की बात मैंने की थी, बीजेपी और कांग्रेस की, तो ये सारे चीजों का निर्धारण करने का अधिकार किसको दे दिया गया? केंद्र सरकार। पूरा। अब देखिए केंद्र सरकार कैसे फेवर कर सकती है। मान लेते हैं किसी को बना दिया गया, आयुक्त बना दिया गया, अब आयुक्त के लिए वेतन कर दिया कि 5 लाख तुमको वेतन देंगे। कोई उसका अपना आदमी बैठा, मोदी जी का अपना आदमी बैठ गया, राहुल गांधी का अपना आदमी बैठ गया, कोई मान लेता हूं टीएस बाबा को बना दिए छत्तीसगढ़ वाले को कि अब तुम ये आयुक्त रहोगे। अब आयुक्त हो गए, कमिश्नर हो गए वो, अब तुमको वेतन 5 लाख देंगे, तुम हमारे बहुत काम किए हो, 5 लाख रुपए तुमको। जब भूपेश बघेल रिटायर हो गए तो उसको बना दिए। अब पता चला कि कोई दूसरा बन रहा है तो उसके लिए 2 लाख कर दिया। तो ये चीजें दिख सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। टीएस बाबा बने तो उसके लिए हवाई जहाज वाला व्यवस्था कर दिया, भूपेश बघेल बने तो बहुत दुख किया, अरे तूने, तुमको जनरल बोगी में भेजेंगे दिल्ली से दुर्ग पाटन। हो सकता है, ठीक। तो ये सब अधिकार अगर केंद्र सरकार के पास आते हैं, मतलब केंद्र सरकार अपने पास अधिकार रखना चाहती है, अपने आप को मजबूत दिखाना चाहती है। जब ये अधिकार अधिनियम में ही लिख दी जाती है ये सारी चीजें, तो फिर चीजें बहुत स्पष्ट रहती है। क्योंकि अगर अधिनियम में कुछ चीज बदलाव करना है तो फिर पूरे संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर नियम में कोई बदलाव करना है, यानी केंद्र सरकार के पास अधिकार है, तो केंद्र सरकार ऐसे नियमों को रोज बदल सकती है। सुबह बैठा शाम को बदला, तो एक अनिश्चितता सी आएगी जो भी आयुक्त होंगे या मुख्य आयुक्त होंगे या फिर क्षेत्रीय आयुक्त होंगे उनके मन में कि कब कल के दिन क्या बदल दिया जाए, क्या नहीं बदल जाए। इस वजह से महत्वपूर्ण है। ठीक, अब अगला देखते हैं, उपधारा 12, सॉरी धारा 12।
धारा 12 कहता है कि रिक्ति आदि से केंद्रीय प्राधिकरण की कार्यवाहियों का ये क्या हो रहा है? कार्यवाहियों का अविधि मान्य होना, इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं? अविधि मान्य होने का क्या मतलब है? बहुत सामान्य सी बात कहते हैं, रिक्ति आदि से केंद्रीय प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधि मान्य होना। अविधि मान्य होना नहीं, अविधि मान्य ना होना, गलती से लिख दिया, ना होना। बहुत सामान्य सी बात कहता है कि अगर मान लेते हैं, हम कहते हैं कि एक आयुक्त होगा प्लस अन्य आयुक्त होंगे, ठीक, एक आयुक्त होगा और भी अन्य आयुक्त होंगे, लेकिन किसी कारण से केंद्र सरकार ने मान लेते हैं नियम बनाया, अन्य आयुक्त की संख्या अभी पता नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने संख्या निश्चित कर दी कि अन्य आयुक्तों की संख्या कितनी होगी, तो मान लेते हैं कि 5 होगी, ठीक। तो कुल मिला के अगर टोटल आयुक्त देखें तो एक होगा और ये फिर 5 होगा, ऐसा निश्चित कर दिया गया, ठीक। लेकिन मान लेते हैं ये जो प्राधिकरण है इसने कोई निर्णय लिया और उस समय केवल एक मुख्य आयुक्त था और 4 आयुक्त थे, यानी एक आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई थी, यानी एक पद रिक्त था। तो क्या वैसी स्थिति में जो निर्णय लिया गया है वह निर्णय मान्य होगा या नहीं होगा? तो उसी को बताता है रिक्ति आदि से केंद्रीय प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधि मान्य न होना, यानी अगर पद रिक्त है, कोई भी पद रिक्त है, तो भी अगर कोई निर्णय लिया जाता है प्राधिकरण के द्वारा तो वह विधि मान्य होंगे, यानी वो लीगल माने जाएंगे, इलीगल नहीं माने जाएंगे, ठीक। इसके लिए 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट कहता है कि कोई पद रिक्त हो, पहला पॉइंट कहता है कोई पद रिक्त हो या गठन में कोई त्रुटि हो, दूसरा पॉइंट कहता है ख नंबर पॉइंट, ख नंबर पॉइंट कहता है कि आयुक्त या आयुक्त के रूप में, आयुक्त या व्यक्ति के रूप में त्रुटि हो। इसका मतलब क्या है? पहला तो समझ में आ गया कि भैया रिक्त हो या गठन में कोई त्रुटि हो, यानी कोई पद रिक्त है, गठन मान ले बताते हैं कि 1+4 का होना चाहिए, 1+5 का होना चाहिए, यानी टोटल 6 होने चाहिए, लेकिन 6 न होकर के यहाँ पे या तो 4 है, 5 है, कुछ भी हो गए, तो इसका मतलब गठन में त्रुटि है, पूर्ण रूप से गठित नहीं हुआ है और वैसे ही निर्णय ले लिया गया, तो क्या वे लीगल माने जाएंगे? बिल्कुल लीगल माने जाएंगे। दूसरा नंबर पॉइंट, ख नंबर पॉइंट कहता है कि आयुक्त या व्यक्ति के रूप में त्रुटि हो, यानी जिस आयुक्त की नियुक्ति की गई है उस आयुक्त की नियुक्ति में हो सकता है कि वह अर्हता पूरी न करता हो, यानी जो योग्यता मांगी गई थी उस योग्यता के अनुसार वो खरा न उतरे, या जिस भर्ती पद्धति से उसको भर करके आना था, जैसे मान लेते हैं कि एक उदाहरण के तौर पर देता हूं कि भर्ती पद्धति कहेंगे कि उसको बोला गया कि तुमको ठीक व्यापम की तरह परीक्षा होगी, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे
और तुमको एक सही टिक करना है, और पता चला इसमें से 100 प्रश्न में से 20 प्रश्न जो थे वो विलोपित हो गए गलत उत्तर की वजह से, और ये व्यक्ति नियुक्त हो गया। तो भर्ती प्रक्रिया क्या थी? भर्ती प्रक्रिया जो थी वो क्या था कि 100 प्रश्न में से जो सबसे ज्यादा प्रश्न सही करेगा वो नियुक्त हो जाएगा। अब इसी आधार पर नियुक्त हो गया। अब ये चीज कोर्ट में चल रहा है कि ये 20 प्रश्न विलोपित हुए तो पेपर ही रद्द होना चाहिए, तो ये रद्द होना अलग चलेगा और इसकी नियुक्ति अलग चलेगी। नियुक्त हो गया मतलब ये जो डिसीजन लेगा वह जो है वो विधि मान्य ही होगा, लीगल ही माना जाएगा, इलीगल नहीं माना जाएगा। ठीक। ग नंबर पॉइंट कहता है प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई अनियमितता। प्रक्रिया में अनियमितता हो, ये क्या कहता है? प्राधिकरण की प्रक्रिया में अनियमितता हो, इसका क्या मतलब है? प्राधिकरण की प्रक्रिया में अनियमितता होने का सामान्य सा मतलब है कि जो प्राधिकरण काम कर रही है उसमें किसी प्रकार का वो लेट लतीफी करती है। मान लेते हैं उसको नोटिस भेजना था कि जैसे ही कोई सूचना मिला उसको कि इस प्रकार से कोई घटना हो रही है, साबुन अच्छा नहीं है, दुष्प्रचार हो रहा है, मिथ्या प्रचार हो रहा है, उसका नोटिस 5 दिन में उसको भेजना था, लेकिन 5 दिन में ना भेज के वो 7 दिन में भेज पाई। तो क्या ऐसी प्रक्रिया को चुनौती दी जा सकती है? वो अविधि मान्य होगा? नहीं होगा। प्रक्रिया तो फॉलो की जा रही है, भले लेट लतीफ से, अनियमित तरीके से ही, लेकिन हो तो रही है। लेकिन उसका जो सेंस है, वो जो करना चाहता है प्राधिकरण, वो करना वही चाह रहा है, करना तो वो उपभोक्ता का संरक्षण ही चाह रहा है, संवर्धन ही करना चाह रहा है, तो इसका मतलब वो भी अविधि मान्य नहीं होगा। क्लियर है? अब धारा 13 पढ़ते हैं, और धारा 13 बहुत मजेदार बात है। धारा 13 को जब पढ़ेंगे ना, तो धारा 13 को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज बहुत याद आएगा। जब मैं धारा 10 की उपधारा 1 पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बोला था कि प्रवर्तन यानी नियम बनाएगी और उसे लागू भी करेगी, दोनों नियम बनाएगी, उसका पालन भी करवाएगी, दोनों चीजें प्रवर्तन के अंतर्गत आएगी। और प्रवर्तन का काम यही करेगा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। तो प्रवर्तन का काम कैसे करता है, कैसे होगा, वो धारा 13 में आप समझेंगे, और आगे जाके ये चीजें और बहुत डिस्क्राइब करके बहुत अच्छे तरीके से अधिनियम में बताया गया है। लेकिन हम फिलहाल धारा 13 पढ़ते हैं। धारा 13 कहता है केंद्रीय प्राधिकरण के लिए अधिकारियों विशेषज्ञों, केंद्रीय प्राधिकरण के लिए पहला पॉइंट कहता है अधिकारियों विशेषज्ञों वृत्तकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति। अब इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक। विशेषज्ञों लिखा हूं ना, हाँ ठीक। अधिकारियों यानी अधिकारी वर्ग। एक पॉइंट छूट गया यार, एक पॉइंट छूट गया है। नहीं छूटा, नहीं छूटा। शक्तियां आगे, ठीक। मुझे लगा छूट गया, वो अच्छा पॉइंट था क्योंकि उससे प्रश्न पूछा। अभी कॉन्सेंट्रेट यहां करिए, धारा 13।
धारा 13 कहता है कि केंद्रीय प्राधिकरण के लिए अधिकारी, विशेषज्ञ, वृत्तक या अन्य कर्मचारी की नियुक्ति कैसे होगी। बहुत सामान्य सी बात है, जो भी कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, चाहे अधिकारियों की, विशेषज्ञों की, वृत्तकों या अन्य कर्मचारियों की। अधिकारी तो समझ रहे हैं, विशेषज्ञ भी समझ रहे हैं। वृत्तक मतलब कह सकते हैं इसको, अगर सामान्य तौर पे कहें तो जो एम्प्लॉय बोल सकते हैं, एम्प्लॉय नहीं बोल सकते आप, इसको बोल सकते हैं वृत्तक, मतलब कोई वृत्ति करता हो। वृत्ति मतलब क्या बोलते हैं, वृत्ति को अगर हिंदी में अंग्रेजी में बोले, मैं बता रहा हूं क्या मतलब है, मैं बता देता हूं, क्योंकि कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कहीं पे कंफ्यूजन रहता है तो फिर दिक्कत होता है। VRITA वृत्तक। वृत्तक नहीं, वृत्तक मतलब होता है, क्या बोलते हैं, वृत्ति, RITI वृत्ति। वृत्ति को बोलेंगे मीनिंग, बता रहा हूँ वृत्ति, अरे यार इसको बोलते हैं प्रोफेशनल, प्रोफेशन। अच्छा, इसको अगर आप बोलेंगे अंग्रेजी में तो आप बोलेंगे प्रोफेशनल। प्रोफेशनल यानी किसी काम में हो, प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन में हो, किसी काम में हो, ऐसा वाला प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब किसी भी काम में माहिर, ठीक, माहिर शब्द प्रयोग करेंगे। तो यहां पे जो दो चीजें हैं, देखिए, एक विशेषज्ञ है, एक वृत्तक है, यानी प्रोफेशनल। विशेषज्ञ तो समझ गए, स्पेशलिस्ट, और प्रोफेशनल मतलब किसी काम में माहिर है। इसके विषय में आपको अभी बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, और ये चीज अभी इसके बाद और भी धाराओं में आपको ध्यान रखना है। ये दो पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है। तो विशेषज्ञ और वृत्तक यानी प्रोफेशनल, इस पॉइंट को अगर अलग कॉपी में आप एक जगह लिख लीजिए, जिसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट तो इसके अंतर्गत कहता है, धारा 13 की उपधारा 1 कि जो भी अधिकारी नियुक्त करने हैं, विशेषज्ञ नियुक्त करने हैं, वृत्तक नियुक्त करने हैं या अन्य कर्मचारी नियुक्त करने हैं, सभी की नियुक्ति कौन करेगा। सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार। सभी की नियुक्ति कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। जितनी आवश्यकता होगी उतनी केंद्र सरकार करेगी, कितने, आवश्यकता अनुसार। जितनी आवश्यकता होगी उतनी केंद्र सरकार आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराएगी। क्या, कर अधिकारी, विशेषज्ञ, वृत्तक या अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार, जितनी आवश्यकता होगी उसी के हिसाब से। क्लियर है। उपधारा 2 कहता है कि वेतन और भत्ते और सेवा शर्तें, यानी ये जो अधिकारी, विशेषज्ञ, वृत्तक या कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं, उनको उपधारा 13 की उपधारा धारा 13 की उपधारा 2 के अंतर्गत इनको वेतन मिलेगा, भत्ता मिलेगा, भत्ता मतलब एकोमोडेशन भत्ता, TADA टाइप का, और क्या बोलते हैं, सेवा शर्तें, जो भी होगी सेवा शर्तें, वेतन, भत्ता या सेवा शर्तें जो भी होगी, वह क्या होगा, इसका वेतन क्या होगा, भत्ता क्या होगा, सेवा शर्तें क्या होगा, ये सब के लिए केंद्र सरकार को ही अधिकार दिए गए हैं कि जैसा भी वो विहित करे। यानी विहित करना मतलब
नियम बनाए, नया नियम बनाएगी, नियम बनाए, यानी जो भी होगा वो सब क्या होगा, नियमानुसार होगा। क्लियर है? जैसा भी वेतन भत्ता के लिए नियम बनाएगी वो नियमानुसार होगा। अब यहां तक बात खत्म हो गई। अब उपधारा 3 जो है वो विशेष फोकस करता है किस पर, यही जो विशेषज्ञ बताया मैंने, वृत्तक बताया, प्रोफेशनल बताया या फिर विशेषज्ञ बताया उस पर, तो उसको मैं यहां पे अलग से ही लिखता हूं। ठीक, यहां पे लिखता हूं उपधारा 13 की उपधारा 3 ये बात करता है वृत्तक यानी प्रोफेशनल और विशेषज्ञों के बारे में। जाहिर सी बात है कोई प्रोफेशनल नियुक्त करना होगा तो किसी काम में माहिर आदमी को नियुक्त करना पड़ेगा, विशेषज्ञ नियुक्त करना पड़ेगा तो कोई स्पेशलिस्ट नियुक्त करना पड़ेगा। मान लेते हैं सर कोई एक कॉलेज है या फिर मान लेते हैं एनालाइजर है, एनालाइजर में आप पढ़ते हैं, आपको मैं एक विशेषज्ञ नियुक्त करूं जिसको मैं विशेषज्ञ की नियुक्ति यहां पे एनालाइजर में किसी विशेषज्ञ की जो पढ़ाए ऐसे विशेषज्ञ की नियुक्ति करूंगा। मान लेते हैं मेरे ऊपर ही नियुक्ति करने की जिम्मेदारी है, मैं नियुक्त करता हूं, मैं देखता हूं, विशेषज्ञ ढूंढता हूं। मान लेते हैं कि मैं एक हिस्ट्री यानी इतिहास के विशेषज्ञ की या प्रोफेसर की, प्रोफेशनल का मैं नियुक्ति करता हूं। सबसे पहली बात तो इस एनालाइजर में जगह होनी चाहिए या इस एनालाइजर में आवश्यकता होनी चाहिए ऐसे प्रोफेशनल्स की या ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यकता होनी चाहिए। अब आवश्यकता कब होगी, जब हमारे पास काम होगा, जब हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो हम उनको पढ़ाने के लिए ऐसे विशेषज्ञ या फिर ऐसे प्रोफेशनल की नियुक्ति करेंगे। अगर हमारे पास वैसे बच्चे नहीं होंगे जिनको हिस्ट्री पढ़ाना है या हमने पहले ही पढ़ा लिया है, कोई दूसरा विशेषज्ञ पढ़ा लिया है, तो हम इसकी नियुक्ति नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो भी हम नियुक्ति करेंगे वह आवश्यकता के अनुरूप करेंगे। क्लियर है? जो भी हम नियुक्ति करेंगे वह आवश्यकता के अनुरूप ही करेंगे। तो चाहे वृत्तक करें, प्रोफेशनल करें या विशेषज्ञ करें, यहां पर भी सीसीपीए में भी आवश्यकता के अनुरूप ही होगा। ठीक, अब चलता हूं मैं इससे पहले वाले पेज में जहां पर मैंने बताया था प्रवर्तन के बारे में। अब एक केस सोच कर देखिए, वही नेहा ब्रांड साबुन की बात करिए। नेहा ब्रांड साबुन अगर ऐसा दावा कर रही थी कि वो 3 महीने में गोरा कर सकती है, स्मार्ट बना सकती है, और 3 महीने बाद रिजल्ट ये होता है कि वो काले हो जाते हैं। अब ऐसा कोई शिकायत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के सामने आता है और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को लगता है, प्रथम बार में उसको लगता है कि हां ऐसा हो सकता है, कुछ गलत हो रहा है। अब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यह चाहती है कि हर साबुन की जांच हो और उसमें नेहा ब्रांड साबुन की भी जांच हो। एक नियम बनाती है, एक आदेश पारित करती है कि नियम जो नेहा ब्रांड साबुन है उसकी जांच होगी। अब उसको मैंने बताया कि ये जो है प्रवर्तन का काम करेगी, डायरेक्ट इन्फोर्समेंट का काम करेगी, यानी नियम भी बनाएगी और साथ में उसका पालन भी करेगी। अब जांच करने के लिए उसने आदेश पारित किया, लेकिन अब जांच कैसे होगा? तो साबुन की जांच करने के लिए हमको हो सकता है कोई मेडिसिन वाला चाहिए, मेडिकल क्षेत्र वाला चाहिए, चिकित्सा के क्षेत्र में का व्यक्ति चाहिए। कोई एक ऐसा होना चाहिए जो कि रसायन के बारे में उसकी जानकारी रख सके। कुछ ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए जो कि वाणिज्य के बारे में जाने कि उस साबुन से वो कितना पैसा कमा रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि वो
साबुन ही 10 रुपए का है और साबुन को 200 रुपए बताया जा रहा है और डिस्काउंट करके 100 रुपए में बेचा जा रहा है और फालतू का 90 रुपए जनता से लूटा जा रहा है। ऐसा तो नहीं है। तो इस सब के लिए वैसे वैसे प्रोफेशनल या वैसे वैसे विशेषज्ञ मुझे चाहिए। नेहा ब्रांड साबुन की जांच करनी है तो मुझे ऐसे प्रोफेशनल चाहिए या फिर ऐसे विशेषज्ञ चाहिए जो कि मेडिसिन से क्षेत्र से हो, मेडिकल के क्षेत्र से हो, जो रसायन के क्षेत्र से हो, या फिर जो ये जान सके कि वाकई में उपभोक्ता को लूटा जा रहा है या उपभोक्ता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है, यानी उपभोक्ता अधिकार एवं कल्याण के क्षेत्र से हो। कोई खाने पीने की चीज है तो खाद्य विभाग से संबंधित या खाद्य एवं स्वास्थ्य से संबंधित जानकार व्यक्ति होना चाहिए हमारे पास। क्योंकि किसके पास? सीएपीपी के पास, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास। क्यों? क्योंकि उसे ही नियम बनाना है और उसे ही पालन भी कराना है। इन्फोर्समेंट शब्द का प्रयोग मैंने किया था। तो पालन कराने के लिए अगर जांच का आदेश कर दिया उसने तो जांच होगी कैसे? जांच के लिए पूरा लोगों का टीम तो चाहिए ही चाहिए ना। अब वो टीम कहां से आएगी? तो वो टीम यहीं से आएगी, धारा 12 के बाद धारा 13 के अंतर्गत जो अधिकारी, कर्मचारी, विशेषज्ञ और वृत्तकों की नियुक्ति होगी वहां से आएगी। भाई कर्मचारी तो अपना छोटा मोटा काम कर देगा, फाइल यहां से वहां ले जाना है, टाइपिंग का काम करना है, अधिकारी उसको देख लेगा सही है गलत है क्या है। लेकिन विशेषज्ञ और वृत्तक ये कब काम आएंगे? जब किसी चीज के विषय में विशेष जानकारी चाहिए तब काम आएंगे। तो हमको इसमें जो विशेषज्ञ या वृत्तक नियुक्त करने होंगे वे विशेषज्ञ या वृत्तक ऐसे विशेषज्ञ या वृत्तक होनी चाहिए, यानी इनका क्षेत्र ऐसा होना चाहिए, उस क्षेत्र से आए जो कि प्रवर्तन में काम आए, ठीक, इन्फोर्समेंट में काम आए, चीजों को जांचना हो तो काम आए। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र से लोग होने चाहिए? मैं क्षेत्र क्यों बताया, आपको पता चल गया होगा कि आखिर इनकी आवश्यकता ऐसे अलग अलग क्यों है। ठीक, यानी किसी भी विषय, किसी भी शिकायत की जांच करने में ऐसे विशेषज्ञ या ऐसे प्रोफेशनल, ऐसे वृत्तक की आवश्यकता होगी। इसी वजह से यहां पर वृत्तकों के लिए धारा 13 की उपधारा 3 में स्पष्ट तौर पे अलग से क्षेत्र बताया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र से के विशेषज्ञ या प्रोफेशनल हायर करने हैं इसके अंतर्गत, या गवर्नमेंट कौन कौन से क्षेत्र से विशेषज्ञ या वृत्तक या प्रोफेशनल हायर करेगी। यहां पर स्पष्ट इसीलिए बताया गया है क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ेगी इन्फोर्समेंट, जांच होगी तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो मैं उनको लिख लेता हूं। पहला तो लिखेंगे उपभोक्ता अधिकार एवं कल्याण, एक उदाहरण भी देखेंगे अभी और भी स्पष्ट हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार एवं कल्याण इस क्षेत्र से होना चाहिए। दूसरा अगर बात करूं तो उपभोक्ता नीति का जानकार होना चाहिए, यानी उपभोक्ता नीति के जानकार विशेषज्ञ या वृत्तक की नियुक्ति की जा सकती है। तीसरा अगर पॉइंट लिखूं तो विधि यानी लॉ से संबंधित होना चाहिए, ज्ञान हो कानून का, लॉ। अगला पॉइंट लिखता हूं चिकित्सा, चिकित्सा, चिकित्सा मतलब सामान्य से समझिए मेडिकल का हो, डॉक्टर नहीं, मेडिकल क्षेत्र से हो। चिकित्सा मतलब मेडिकल, जैसे कोई दवा आई तो वो दवा का जांच करना है तो चिकित्सा क्षेत्र का व्यक्ति कर सकता है, मेडिकल क्षेत्र का व्यक्ति कर सकता है, विशेषज्ञ कर सकता है। खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, अगला नंबर पॉइंट।
लिखिएगा, इसको जरूर है पूछेगा। इंजीनियरिंग, अगला नंबर पॉइंट उत्पाद सुरक्षा, अगला नंबर पॉइंट वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र, अगला नंबर पॉइंट सार्वजनिक प्रशासन एवं नीति, ऊपर लिख देता हूं सार्वजनिक प्रशासन एवं नीति। इन सब क्षेत्र से वृत्तक या प्रोफेशनल की नियुक्ति की जा सकती है या किया जाना चाहिए। एक उदाहरण के देखते हैं, मान लेते हैं कोई एक दवा है जिसके विषय में सीएपीपी को शिकायत मिलती है कि सीएपीपी ने सीसीपी को शिकायत मिलती है, कोई भ्रामक दवा है, कोई भ्रामक दवा जो है उसका विज्ञापन किया जा रहा है। कैसा भ्रामक दवा? मान लेते हैं कोई भी एक भ्रामक दवा है कि 20 दिन में जवानी लौटा सकता है, आता है भाई ऐसा लौटा सकता है, ऐसा ही दवा आ गया 20 दिन में जवानी लौटाने वाला। ठीक, अब एक भ्रामक दवा का विज्ञापन है, लेकिन अब इसकी जांच करनी है। अब जांच करने के लिए कौन चाहिए? तो सबसे पहला तो ऐसा अगर दवा है तो इसके जांच करने के लिए पहले क्या चाहिए? एक आदमी चाहिए जो कि मेडिकल क्षेत्र का, इसलिए हमने चिकित्सा वाले क्षेत्र का नियुक्ति किया है यहाँ पे विशेषज्ञ के रूप। कोई एक व्यक्ति और चाहिए जो ऐसी दवा के विषय में बताए, यानी दवा का विशेषज्ञ। क्या हमने दवा के विशेषज्ञ की नियुक्ति की है? हाँ बिल्कुल की है। चिकित्सा मेडिकल सेम है। कोई और एक व्यक्ति हो जो विधिक सलाहकार हो, यानी विधि के विषय में सलाह दे सके, ऐसी नियुक्ति की है हमने, सलाहकार। अगर इसमें और चीजें लगी कि दवा का साइज कैसा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तब हमको इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। वो दवा कितना नुकसान कर रहा है, नहीं कर रहा है, खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसा भ्रामक विज्ञापन में आता है कि वह दवा कम रुपए का है लेकिन अधिक मूल्य पे बेचा जा रहा है, तब हमें एक वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। क्या वैसा दवा बेचना कानून के खिलाफ है या नहीं है, तब हमें सार्वजनिक प्रशासन या नीति वाले की जरूरत पड़ेगी या विधि वाले की जरूरत पड़ेगी, जो भी पड़ेगा। तो ये सब चीजें उसी के हिसाब से यहां पर बनाई गई हैं, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए अब अगला नंबर पॉइंट देखते हैं। अगला नंबर पॉइंट जो है उपधारा 14 है, जो कि आखिरी आज के क्लास का होगा। फिर आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे। वैसे समय काफी हो गया, लेकिन मैंने सोचा आज पढ़ा ही देता हूं। ठीक, धारा 14 विशेष तौर पे बात करते हैं। धारा 14 केंद्रीय प्राधिकरण की प्रक्रिया के विषय में, यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, उसके विधेय में केंद्रीय प्राधिकरण की प्रक्रिया के विषय में बात करते हैं। क्या प्रक्रिया कहना चाहते हैं, इसके विषय में धारा 14 की उपधारा 1 और धारा 14 की उपधारा 2 हमको पढ़नी है।
प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सामान्य सी बात करता है कि उपधारा एक कहता है कि कार्य का बंटवारा और उस बंटवारे के लिए नियम क्या होगा। हमने देखा कार्य का बंटवारा एवं नियम। हमने क्या देखा? कार्य का बंटवारा एवं नियम। हमने क्या देखा कि हमने देखा कि धारा 10 की उपधारा 2 के अनुसार जो केंद्रीय सीएपीए है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, सीसीपीए, इस सीसीपीए के अंतर्गत हमने एक चीज देखा कि सीसीपीए में 2 तरीके के आयुक्त होंगे, एक तो मुख्य आयुक्त होगा और एक सामान्य आयुक्त होगा। मुख्य आयुक्त कौन सा काम करेगा, सामान्य आयुक्त कौन सा काम करेगा, ये कैसे पता चलेगा कि मुख्य आयुक्त के कितने काम होंगे, और जो सामान्य आयुक्त है वहां पे अन्य आयुक्त जिसको बोलेंगे वो कैसे काम होंगे। तो कार्य का बंटवारा एवं उसके लिए नियम इस विषय पर बात करता है और ये कहता है कि ये चीज जो होगा वह होगा नियमानुसार। नियमानुसार मतलब केंद्र सरकार नियम बनाएगी। आपके अधिनियम में इस नियमानुसार को बताया गया है विहित किया जाना। विहित मतलब नियम बनाना। केंद्र सरकार नियम बनाएगी कि कार्य का बंटवारा क्या होगा, उसके लिए संपूर्ण नियम केंद्र सरकार बनाएगी और उसी नियमानुसार कार्य का बंटवारा होगा कि केंद्र सूचना मुख्य आयुक्त के क्या कार्य हैं या अन्य आयुक्त के क्या कार्य। धारा 14 की उपधारा 2। धारा 14 की उपधारा 2 मुख्य बात है, इसलिए है क्योंकि ये कहता है कि जो मुख्य आयुक्त है, मुख्य आयुक्त की शक्तियों के विषय में बात करता है कि मुख्य आयुक्त की शक्तियां क्या होंगी या फिर मुख्य आयुक्त को कौन कौन सी शक्तियां मिलेंगी, क्या होंगी। तो सबसे पहली बात, चूंकि प्रक्रिया की बात हो रही है लेकिन हमने शक्तियां तो हमने देख ही ली है, इसको क्या शक्तियां होंगी इसके विषय में हमने पहले भी देख लिया है कि जो मुख्य आयुक्त की जो शक्तियां होंगी या कर्तव्य होंगे वह अधिनियम के अनुसार होंगे। तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक। लेकिन चूंकि हम प्रक्रिया पढ़ रहे हैं कि जो केंद्रीय प्राधिकरण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ अलग चीज पढ़ना पड़ेगा कि जो शक्तियां उसको अधिनियम के अनुसार मिल रही हैं, लेकिन वो शक्तियों का उपयोग कैसे करेगा या फिर अधिनियम के अनुसार उसको कौन कौन सी शक्तियां, किस किस प्रकार की शक्तियां मिल रही हैं, ये सब विषय इसमें हम डील करेंगे, ठीक। तो देखते हैं मुख्य आयुक्त की शक्तियां। तो मुख्य आयुक्त के पास मुख्य आयुक्त के पास सभी प्रशासनिक मामलों पर निगरानी, निर्देश और नियंत्रण की शक्ति होगी। सभी प्रशासनिक मामलों पर क्या बताया, निगरानी, दिशा निर्देश और नियंत्रण की शक्ति होगी। निगरानी की शक्ति होगी, दिशा निर्देश और नियंत्रण की शक्ति। इसका मतलब यह है कि जो भी प्राधिकरण है, अथॉरिटी जो है, ये अथॉरिटी पूर्ण रूप से, इस अथॉरिटी पर पूर्ण रूप से जो भी प्रशासनिक कार्य होंगे, कुल मिलाकर जो भी कार्य होंगे
वो सारे कार्य का मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति कौन होगा? यही मुख्य आयुक्त होगा। ये जैसा कहेगा वैसा ही कार्यालय चलेगा, जैसा भी ये चाहता है वैसे ही कार्यालय चलेगा। सारी शक्तियां जो निगरानी की शक्ति है, दिशा निर्देश जारी करने की, डायरेक्शन देने की कि ये काम ऐसे होना है, यह काम 10 बजे होना है, कोई काम 12 बजे होना है, कोई आएगा बैठने के लिए या किसी से मिलने के लिए, किसी मतलब कोई आयुक्त से मिलने आ रहा है तो उसको बैठक व्यवस्था से यहां तक लाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होगा, क्या उसको अपना नाम लिख के देना होगा, नहीं होगा, अचानक से आके मिलना चाहता है तो मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, ये सब चीजें उसमें, सब चीजें इसी आयुक्त के पास होंगी, सारे अधिकार इसके पास होंगे। तो इतने अधिकार पर काम करेगा एक आयुक्त तो पागल हो जाएगा। सब काम करना है, रिपोर्ट भेजना है, सब पावर उसी के पास है, नहीं है, कैसे करेगा, कैसे वो काम करेगा? तो इसके अंतर्गत एक बात कही गई कि जो आयुक्त के पास शक्तियां है ना, ये अपनी शक्तियां किसी को दे भी सकता है। इसमें से कुछ शक्तियां चाहे तो वो दे सकता है, अगर ये चाहता है। मुख्य आयुक्त को जो शक्तियां हैं इसमें से कुछ शक्तियां ये दे सकता है। कैसी शक्तियां देगा? ठीक, किसको किसको दे सकता है? तो सबसे पहली बात किसको दे सकता है? सबसे पहला तो ये दे सकता है, सबसे पहला नंबर पॉइंट, जो उसी के ऑफिस में अन्य आयुक्त हैं उनको दे देगा। जैसे दूसरा, जो क्षेत्रीय आयुक्त उसने बना के रखे हैं, जो क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएंगे उसमें क्षेत्रीय आयुक्त होंगे, उन क्षेत्रीय आयुक्त को दे सकता है। और तीसरा, अपनी ही ऑफिस में, जैसे अपना ऑफिस मतलब कैसा अपना ऑफिस, जैसे ये है दिल्ली एनसीआर में उसका ऑफिस है, कहीं पर भी दिल्ली में भी हो सकता है, एनसीआर में भी हो सकता है, तो इसी में कोई अधिकारी है उसको भी दे सकते हैं। अधिकारी की नियुक्ति हमने देखा था अभी धारा 13 ही देखा था ना। तो किसी अधिकारी को अपनी शक्तियां दे सकता है। ठीक, 3 तरीके की चीज लोगों को दे सकता है, या तो अन्य आयुक्त को दे देगा, या क्षेत्रीय आयुक्त को, या किसी अधिकारी को, जिस अधिकारी की नियुक्ति हमने अभी यहां पर देखी थी। विशेषज्ञों वृतकों को नहीं देगा, ना तो कर्मचारी को देगा, वो केवल इन्हीं तीनों को देगा। अब ये शक्तियां जैसे क्या शक्तियां देगा, एक उदाहरण के तौर पर देखें। मान लेते हैं कि ये शक्ति दे दिया, मान लेते हैं 5 आयुक्त हैं वहां पे, एक मुख्य आयुक्त है और एक 5 अन्य आयुक्त हैं। तो 5 आयुक्त में से एक को कहता है कि भैया जब भी भ्रामक विज्ञापन वाला आएगा, तो भ्रामक विज्ञापन के केस आएगा तो भ्रामक विज्ञापन का केस तुम ही देखना, तो यही देखेगा। फिर ऐसे दूसरे वाले को दे दिया, दूसरा आयुक्त को, कि भाई तुमको एक दूसरा काम दे देता हूं कि जो भी सरकार से वार्तालाप करना है, तो जो भी रिपोर्ट भेजना है वो पूरा रिपोर्ट तुम ही तैयार करोगे, तुम ही भेजोगे, तो इसका रिपोर्ट का काम हो गया। उसी प्रकार से एक तीसरा आयुक्त पकड़ा, तीसरा आयुक्त बोला कि जब भी खाद्य से संबंधित कोई चीज आएगा, खाद्य विभाग का कोई भी मामला आएगा कि खाद्य पदार्थ में मिलावट हो रही है, ऐसा कोई बात आएगा, तो ऐसी चीजों में तुम देखोगे। ठीक, तो ऐसे अलग अलग बांट देगा, एक अधिकारी को बांट देगा, इसको बांट देगा, उसको बांट देगा, ऐसा। ठीक, तो इस तरीके से वो अपने काम को बेहतर करेगा, अच्छा बनाएगा, बाकी कुछ नहीं है। यही तक था ये क्लास। अब चलते हैं अब आगे धारा 15। हाँ, धारा 15 जो है वो भी बहुत मजेदार है, क्योंकि अगर आप धारा 15 में आप देखेंगे तो कहता है, धारा 15 जो है आपके अधिनियम में देखेंगे तो आप उसमें लिखता है अन्वेषण खंड। अन्वेषण खंड यानी यहां तक तो इसका जी नहीं भरा, मतलब इस अधिनियम में इतना बेहतर चीजों को, जांच आदि को इतना बेहतर किया गया है, ये सब चीजें तो इसके पास रखी दी गई, लेकिन इसके अलावा धारा 15 में अलग से जांच के लिए अलग से जांच खंड नामक अधिनियम दिया गया है। अब उसमें कैसे जांच होगी, क्या प्रक्रिया होगी, इस विषय में हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, जय हिंद। थोड़ा लंबा वीडियो था लेकिन धीरे धीरे करके देख लीजिएगा।